हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इस बात का मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बार में ही पूरी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है और इसको समझाने के लिए बेटा दो नियम है। तो दो नियमों में से पहला नियम हम यहाँ कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। पहले आप यहाँ डायग्राम समझेंगे। ठीक है, यानी कि ये तार इससे लपेट कर रख दिया गया और ये दूसरी कुंडली है। पहली कुंडली को P से लिखा हुआ है, दूसरी कुंडली को S से लिखा हुआ है। पहली कुंडली को प्राइमरी, दूसरी कुंडली सेकेंडरी। ठीक है, जब पहली कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, ये धारा नियंत्रक लगा हुआ है, इससे धारा कंट्रोल होती कम ज़्यादा, और ये बैटरी लगी हुई है और ये लगा हुआ है एक कुंजी यानी स्विच। ठीक है, जैसे स्विच को ओपन करते हैं इसमें धारा प्रवाहित शुरू हो जाती है। धारा नियंत्रक की सहायता से इसमें धारा कम ज़्यादा करते हैं। धारा कम ज़्यादा होने के कारण इस कुंडली में विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसमें धारा कम ज़्यादा करेंगे जिस कारण से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगी और वो भी कम ज़्यादा उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स इसमें कनेक्ट हो जाएंगी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स इसमें प्रवेश करना शुरू कर देंगी। एक तरीके से इसमें समझेंगे, ये इस तरीके से लाइनें हैं वो कुछ इस तरीके से निकलना शुरू हो जाएंगी, इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब चुंबकीय बल रेखाएं इसमें प्रवेश करती हैं, इसकी चुंबकीय फ्लक्स भी बोलते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स भी कम ज़्यादा होंगे, क्योंकि धारा कम ज़्यादा तो चुंबकीय फ्लक्स भी कम ज़्यादा, जिसके कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और विद्युत वाहक बल के कारण इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और इससे गैल्वेनोमीटर से हम ये पता कर लेते हैं कि इसमें धारा उत्पन्न हो चुकी है, यानी इसमें कोई तार कनेक्ट नहीं है, फिर भी इसमें धारा उत्पन्न हो रही है। वो किस कारण से? इसमें धारा कम ज़्यादा हो रही है इस कारण से। ठीक है, तो पहला ये उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा दूसरी धारा होगी, यानी सेकेंडरी धारा, इसलिए IS से लिखा हुआ है। इसमें जो फेरों की संख्या है उसको हम NS से लिख सकते हैं, फेरों की संख्या को हम NS से लिखेंगे। ठीक है बेटा, NS से सेकेंडरी, और ये NP हो जाएगा। इसमें जो फेरों की संख्या है वो NP है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके जो पहला नियम क्या है, पहली कुंडली में धारा IP, यानी पहली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है IP, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली में जो फेरों की संख्या NS हमने माना हुआ है, NS व चुंबकीय फ्लक्स, यानी इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φS, ठीक है, के गुणनफल के समानुपाती होता है। उम्मीद है आपको ये अब समझ में आ गया होगा। यानी इसमें जो धारा है वो धारा दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि NS व चुंबकीय फ्लक्स यानी कि φS के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, अर्थात IP समानुपाती और फेरों की संख्या कितनी है NS इंटू φS। ठीक है, धारा पहली कुंडली में जो धारा है वो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स और कुंडली की संख्या है ना, फेरों की संख्या के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हो गया प्रथम नियम। जैसे ही समानुपाती चिन्ह हटाते हैं बेटा तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक मान आ जाएगा जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इक्वल आएगी, समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद m आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा NS इंटू φS। ठीक है, जहाँ पर m एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ से हम m निकालेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये अपन पहुँचेगा तो हो जाएगा NS इंटू φS अपॉन IP। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पहला नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, m यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्वयं को बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। आप शुरुआत करते हैं दूसरा पॉइंट, आप इसको और ध्यान रखना है क्योंकि इसका हम अभी यूज करने वाले हैं दूसरे पॉइंट में। ठीक है, तो आप वहाँ देखेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ, शुरुआत करते हैं दूसरा पॉइंट। अब बेटा देखते हैं दूसरा नियम। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण का दूसरा नियम क्या है, यदि पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन हो, ठीक है, पहली कुंडली में अगर धारा में परिवर्तन हो तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, मैंने अभी आपको समझाया हुआ था कि अगर पहली कुंडली में अगर धारा में परिवर्तन किया जाए तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, मैं इधर जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। ये पहली कुंडली है, ठीक है,
इस कुंडली में अगर धारा में परिवर्तन किया जाए, कम ज़्यादा की जाए, तो जो दूसरी कुंडली रखी हुई है पास में, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स जो बल रेखा है, इसमें बल रेखा जो निकलेंगी वो इसमें कम ज़्यादा होंगी। धारा कम ज़्यादा हो रहा है तो बल रेखा भी कम ज़्यादा होंगी, जिस कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फैराडे के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फैराडे का दूसरा नियम क्या है बेटा, मैंने आपको ये करा रखा है फैराडे का नियम। ठीक है, जिनको नहीं पता वो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो फैराडे का नियम दूसरा क्या था, माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये था। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे, हमने पहले वाले फैराडे के नियम में जो दूसरा नियम था उसमें फेरों की संख्या हमने n नहीं माना था, हम यहाँ पर मानेंगे। यहाँ पे देखो कुंडली में जो फेरों की संख्या हमने मानी हुई है वो कितनी है, n मानी हुई है, तो यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, इसमें n लगा देंगे आगे इस तरीके से। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये S क्या लगा हुआ है, ये दूसरी कुंडली है, हमने दूसरी कुंडली की बात कर रहे हैं। अभी अभी चित्र में आपने देखा होगा कि दूसरी कुंडली को हमने क्या माना हुआ है, दूसरी कुंडली में हमने NS माना हुआ है और चुंबकीय फ्लक्स को फाई S माना हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देखो NS कर दिया, ये दूसरी कुंडली की फेरो संख्या होगी और दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की संख्या S लगाई हुई। ठीक है, अब क्या किया है, इस NS का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अंदर किससे गया, डेल्टा बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये अभी जस्ट हमने आपको समझाया हुआ था कि जो पहला नियम कराया था उसमें था आई पी इंटू एम इजकल टू था एन एस फाई एस। आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू ये आई हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये लगा देंगे। ठीक है, तो एन एस फाई एस की जगह हम क्या रख देंगे, आई पी एम रख देंगे। ठीक है, तो आई पी एम ये रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे इसकी जगह पर ये रख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे एम हमने क्या किया, एम क्या कांस्टेंट है। ठीक है, और नॉन प्रेरक गुणांक है, इसको हमने खिसका दिया, बाहर निकाल दिया, ये अंदर खिसक गया, तो ये इस तरीके से हो गया। हमने एम यहाँ से निकाला हुआ है, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा ई, ये अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा डेल्टा आई पी अपॉन, ये सिविक्स में है। ठीक है, डेल्टा टी, ये हो गया एम की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक, और ये माइनस में एम है, तो यानी कि ये माइनस भी इधर खिसका देंगे, तो कुल मिला के ये हो जाएगा एम इजक्वल टू माइनस के ई अपॉन डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, ये होगा दूसरा नियम। ठीक है, अन्योन्य प्रेरक गुणांक का ये सूत्र है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बोलिए, जिससे हम आगे उसमें सुधार कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।